प्रिय प्रशिक्षुओं, मैं वरुण कुमार यादव, प्रवक्ता शिक्षा शास्त्र, डाइट कानपुर देहात। आज हम लोग द्वितीय सेमेस्टर के महत्वपूर्ण विषय प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास के अंतर्गत एक टॉपिक जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जिसे यशपाल समिति के नाम से जाना जाता है, जो समिति मुख्य रूप से बनाई गई थी शिक्षा बिना बोझ के, कि शिक्षा को बिना बोझ के हम कैसे दे सकते हैं, उसके लिए समिति बनाई गई थी। इस सेशन में हम ये समझ पाएंगे, हम ये जान पाएंगे, हम इस बात की चर्चा करेंगे कि यशपाल समिति के बनने के पीछे क्या कारण रहे हैं, उसका इतिहास क्या रहा है, तथा वो कौन से बोझ हैं जिसको हटाने की बात यशपाल समिति में की गई है, और वो बोझ किस सुझावों से, किन तरह के सुझावों के द्वारा खत्म करने की बात यशपाल महोदय करते हैं। जब आप डाइट की तरफ अपना बैग लिए सड़कों पे जा रहे होंगे, या अपने कॉलेज के दिनों में जब आप पढ़ते रहे होंगे, तो आपने देखा होगा कि एक भारी सा बैग छोटे से बच्चे के कंधे पे लदा हुआ जा रहा है। बैग इतना भारी है कि बच्चे का जो कंधा है वो झुक चुका है, लेकिन फिर भी उसको होल्ड किए वो स्कूल तक पहुंचता है। इस तरह के नज़ारे, इस तरह के वाकया आप देख सकते हैं, सड़कों पे आम होते हैं। इस तरह की समस्याओं को देखते हुए, ध्यान में रखते हुए कई समितियों ने अपने सुझाव दिए। जैसे कि मैं पहली समिति उसमें बताऊंगा, 1977 में एक समिति बनी थी, ईश्वर भाई पटेल समिति, जिसमें समाजोपयोगी कार्यों के लिए भी सुझाव दिए गए थे। लेकिन एक सुझाव उसमें ये भी था कि किस तरह से ये जो बस्ते का बोझ है उसे कम किया जाए। एक और समिति 1990 में एक समिति बनी, आचार्य राममूर्ति समिति। आचार्य राममूर्ति समिति में भी इस बात का जिक्र किया गया कि किस तरह से या क्या वो समस्याएं हैं कि बस्ते का बोझ बढ़ता जा रहा है, लेकिन कुछ भी उसका स्पष्ट परिणाम, या मैं कहूँ कि उसका जो स्पष्ट परिणाम निकल के सामने नहीं आ पाया। इसीलिए MHRD, जिसे हम लोग मानव संसाधन विकास मंत्रालय कहते हैं, ने एक राष्ट्रीय सलाहकार समिति बनाई, जिसकी अध्यक्षता प्रोफेसर यशपाल को दी गई। प्रोफेसर यशपाल फिजिक्स के प्रोफेसर रहे, साइंस उनका प्रिय विषय रहा, और एक प्रोग्राम आता था बहुत पहले टीवी पे, टर्निंग पॉइंट, उसमें वो खुद एंकरिंग करते हुए बच्चों को विज्ञान सरल वे में करके सीखना, कैसे विज्ञान सिखाया जाता है का काम करते रहे। इस राष्ट्रीय सलाहकार समिति को यह दायित्व दिया गया कि स्कूली छात्रों का जो शैक्षिक बोझ है उसे आप कम करने के लिए सुझाव दें। जाहिर सी बात है कि चूंकि अध्यक्ष इसके यशपाल महोदय थे, प्रोफेसर यशपाल महोदय थे, इसलिए इसे यशपाल समिति भी कहा जाता है। आप कंफ्यूज ना हो, आप परेशान ना हो, इसीलिए मैं दो बातें बता दूं कि यशपाल समिति के नाम से दो कमेटियां बनी हैं। एक तो 1992 में 1992 में बनी, जिसे स्कूल विदाउट बर्डन या शिक्षा बिना बोझ की कमेटी कहते हैं, या यशपाल कमेटी कहते हैं। एक और समिति 2009 में बनी थी, उच्च शिक्षा के नवीनीकरण व कायाकल्प के लिए। तो इस तरह से मैंने बताया इसलिए कि आप, हमें जो बात करनी है, हमारा जो पॉइंट है जिससे हमारा डायरेक्ट संबंध है, वो है शिक्षा बिना बोझ की जो समिति बनी थी उसमें क्या सुझाव दिए गए, किस तरह से वो सुझाव हैं या किस तरह के बोझ हैं, उसी की बात हम लोग करेंगे। जब ये समिति 1992 में बनाई गई MHRD द्वारा, तो इस समिति ने 15 जुलाई 1993 को अपनी रिपोर्ट सबमिट की सरकार को। MHRD को अपनी रिपोर्ट इन्होंने सबमिट की। उस रिपोर्ट में बोझ के बारे में जब बात की गई तो ये बताया गया कि 3 तरह के बोझ हैं। एक बच्चे के ऊपर 3 तरह का बोझ है। जो सामने से बोझ दिखता है केवल वही बोझ नहीं है, उसके साथ साथ 2-3 और बोझ हैं, जिसमें पहला बताया गया कि मानसिक, जो शारीरिक बोझ है, जिसे हम लोग बस्ते का बोझ कहते हैं। दूसरा बताया गया कि मानसिक बोझ है, जिसमें गृह कार्य से लेकर के अन्य तरह के जो भी कार्य हैं, शिक्षा पढ़ाई को लेकर के जो बोझ होता है उसके बारे में बात किया गया। एक और बोझ बताया गया जिसमें प्रत्याशा का बोझ होता है, एक्सपेक्टेशंस, उम्मीदें। माँ बाप की उम्मीदें बच्चों से इतनी लगी होती हैं कि चलो मैं IAS नहीं बन पाया तो मेरा बेटा IAS बनेगा, जबकि उसको IAS नहीं बनना है। तो ये जो उम्मीदें होती हैं, ये जो बोझ होता है, इसको लेकर के बच्चा चल रहा है। इन्हीं बोझ पर,
इन्हीं विचारों पर, इन्हीं जो तथ्यात्मक बातें हैं, पे सुझाव दिया प्रोफेसर यशपाल समिति ने, और बड़े ही कारगर सुझाव रहे, जिसके बारे में हम चर्चा क्रमवार करते हैं। जब हम बस्ते को देखते हैं, वही बस्ता जो एक बच्चा अपनी पीठ पे लादे हुए स्कूल की तरफ जा रहा था, जिसे आप सड़क पे देख रहे थे, उस बस्ते में आप अगर अनुमान लगाएंगे, महसूस करेंगे, देखेंगे, तो पाएंगे कि किताबें हैं उसमें, नोट्स बुक है उसमें, खाने का सामान है कुछ उसमें, पानी की बोतल है उसमें। इसके लिए उन्होंने एक सुझाव दिया, जो पहला सुझाव था, बहुत ही महत्वपूर्ण सुझाव रहा, बस्ते के बोझ को कम करने के लिए बड़ा ही कारगर सुझाव रहा। उन्होंने सुझाव दिया कि जो किताबें हैं वह स्कूल की संपत्ति हो। इसका मतलब ये था कि हर बच्चे के लिए जितनी किताबें लगनी हैं, वह किताब उस बच्चे को स्कूल प्रोवाइड कराए, साथ ही साथ उसी कमरे में, जो कमरा है उसका क्लासरूम है, उसी में उसको लाकर दे दिया जाए, जिससे कि पढ़ने के बाद वो किताबें अपना उसी लाकर में रख दे। इस तरह का सुझाव दिया गया। जो दूसरा सुझाव उनका रहा कि कक्षा 5 तक कोई भी गृह कार्य न दिया जाए। गृह कार्य के वो थोड़े विरोधी थे, छोटे बच्चों के। आज के दौर में आप देख रहे होंगे कि गृह कार्य के नाम से डरवाया जाता है। घरों में बच्चा बैठ के टीवी देख रहा है, उसके पेरेंट आके पूछते हैं, अगर उनको टीवी देखना है तब, या नहीं देखना है तब भी पूछते हैं कि तुमने होमवर्क किया। वो डर जाता है कि नहीं, और धीरे से अपना रिमोट रख करके चला जाता है अपने स्टडी रूम में या अपने कमरे में होमवर्क करने लगता है। तो आप देख रहे हैं कि इसके संदर्भ में, अच्छा, दूसरी बात ये भी होती है कि रोज़ किताबें लेके आना, नोट्स लेके आना। इसके लिए उन्होंने कहा कि कक्षा 5 तक होमवर्क न दिया जाए, लेकिन वो ये इस बात की हिमायती थे कि कक्षा 6, 7, 8 के ऊपर की जो क्लासेस है, या 6, 7, 8 में होमवर्क दिया जाए, लेकिन होमवर्क ऐसा हो जो उबाऊ ना हो। उबाऊ का मतलब मैं बता दूं आपको कि कोई आपने अभ्यास पढ़ाया है, उसी से संबंधित कुछ चीज़ें लिखने के लिए आपने दे दी है। जैसे कि कैसे होमवर्क मिलता है, ऐसे ही तो होमवर्क मिलता है कि क बना दिया गया, क बना दिया गया, उसी को 5-50 बार लिख के लाओ, बच्चा लिख के ला रहा है, रटने की प्रवृत्ति। तो उन्होंने कहा कि होमवर्क ऐसा दिया ना जाए, और बड़ी क्लासेस में जब होमवर्क दिया भी जाए तो होमवर्क में क्रिएटिविटी झलकनी चाहिए, मौलिकता आनी चाहिए, उस बच्चे का जो क्रिटिकल थिंकिंग है वह स्पष्ट हो, उस होमवर्क को जब वो करके लाए। कहने का मतलब ये कि सृजनात्मक जो प्रश्न होते हैं, जैसे मान लीजिए कि आपने कोई चैप्टर पढ़ाया, उस चैप्टर से संबंधित कुछ भी ऐसा प्रश्न आपको पूछना है, ऐसा प्रश्न उसको देना है जिससे उसकी मौलिक संरचना या जो वो सोचता है वह निकल के आए। जैसे मैं कुछ एग्जाम्पल दूं कि एक प्रश्न है कि यदि आपके पास पंख होते तो आप क्या करते। लिखेगा बच्चा, अपने बारे में लिखेगा, सोचेगा कि मैं चिड़िया की तरह अगर उड़ता, मेरे पास पंख होते तो मैं क्या करता, सोचेगा। या आप प्रश्न दे सकते हैं कि यदि आपका जो स्कूल है जहां आप रोज जाते हैं वह आपके छत पे आ जाए, आपके घर के सामने स्थापित हो जाए, बच्चा इसके बारे में लिखेगा, वो कितना खुश होगा, क्या क्या उसको सहूलतें मिल जाएंगी, इसके बारे में वो लिखेगा। तो उसकी जो मौलिकता है, जो मौलिक बातें हैं, जो सृजनात्मकता है, वह जरूर निकल के आएगी। या आप प्रश्न दे सकते हैं कि एक अच्छा स्कूल कैसा होता है, एक अच्छे स्कूल का मॉडल बनाओ। इस तरह के प्रश्न आप दे सकते हैं। बाकी आप अपने सिलेबस से भी कोई कहानी आप पढ़ा रहे हैं, तो कहानी जब खत्म हो गई उसके बाद आप कह सकते हैं कि अंत में क्या हुआ होगा, ये कहानी जब खत्म हो गई क्या हुआ होगा। या हम कह सकते हैं कि इस कहानी का सारांश लिख के लाओ, या हम कह सकते हैं कि इस कहानी पर कोई ऐसी गतिविधि बनाओ जो आप लोग कर पाओ। तो इस तरह का वो चाहते थे कि जिससे आपकी क्रिएटिविटी, सृजनात्मकता जिसे हम कहते हैं, वो निकल के आए होमवर्क के माध्यम से। दूसरा सुझाव था उनका। तीसरे सुझाव में जो उनका मुख्य, चूंकि अभी तक जो सुझाव रहे हैं वो तो रहे कि बस्ते का बोझ कैसे कम किया जाए, जो तीसरा सुझाव उनका रहा, उसका टारगेट बिंदु रहा कि मानसिक जो उसका दबाव है, मानसिक प्रेशर है, उसे कैसे कम हम कर सकते हैं। उसमें उन्होंने सुझाव दिया कि जो व्यक्तिगत स्तर की प्रतियोगिताएं होती हैं वो नहीं होनी चाहिए। व्यक्तिगत स्तर की प्रतियोगिताओं के वो विरोधी थे, मैं ऐसा कह सकता हूँ। उन्होंने ये कहा कि चूंकि व्यक्तिगत स्तर पे प्रतियोगिताएं होती हैं, उसमें एक बच्चे के ऊपर बहुत वर्डन होता है, मानसिक वर्डन होता है, प्रदर्शन का वर्डन होता है। आप लोग कभी टैलेंट हंट के प्रोग्राम देखते होंगे, बड़ा अच्छा लगता है। 2 साल का बच्चा आपके सामने जब नाचता है,
आप कहते हैं कि कितना अच्छा काम कर रहा है वो, आप बहुत खुश होते हैं, लेकिन आप ये भूल जाते हैं कि वो नाचने से पहले उसको कितने घंटे प्रैक्टिस करनी पड़ी होगी, किन प्रैक्टिसों से उसे गुजरना हुआ होगा, किस तरह के स्किल्स डेवलपमेंट के प्रोग्राम से उसे गुजरना हुआ होगा। हम क्या चाह रहे हैं? हम ये चाह रहे हैं कि बच्चा बचपन में ही एडल्ट बन जाए। हम ये चाह रहे हैं कि बच्चा बचपन में ही मैच्योर हो जाए। आखिर बचपना क्या है? अगर हम बचपने की बात करें तो एक बच्चा जब तुतला के आपके सामने बोलता है, वही बचपना है उसका, वही उसके नैसर्गिक गुण हैं। लेकिन हम नहीं, हम शुरू से ही देखने लगते हैं कि वह कितना मैच्योर बिहेवियर कर रहा है, जबकि वो बच्चा है। तो हम क्या चाहते हैं? एक बच्चे को हम बच्चा रहने दें, वो यही चाहते थे। उनका मतलब ये था कि व्यक्तिगत स्तर की प्रतियोगिताएँ ना हो करके टीम स्तर की जो प्रतियोगिताएँ हों, उसी में बच्चे पार्टिसिपेट करें, उसी में उनको भागीदार बनाया जाए, जिससे कि एक जो सहयोग की भावना होती है वह भी डेवलप होगी। साथ में प्रेशर जो होता है वह एक ही बच्चे पे नहीं होगा, प्रेशर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो ये बातें थी। टैलेंट हंट प्रोग्राम के भी वो कहीं न कहीं विरोधी थे। जिस तरह के प्रोग्राम आजकल चलते हैं आप लोग देखते होंगे। खैर, जो भी बातें हैं, खैर नेक्स्ट सुझाव में उन्होंने पाठ्यक्रम पे फोकस किया। उन्होंने ये विचार व्यक्त किया कि जो पाठ्यक्रम निर्माण की प्रक्रिया है, उसमें अध्यापकों को शामिल किया जाए। कहने का मतलब कि जो पाठ्यक्रम निर्माण है, उसका पहले विकेंद्रीकरण किया जाए। ग्राम स्तर पे, न्याय पंचायत स्तर पे, ब्लॉक स्तर पे, जिले स्तर पे, स्टेट स्तर पे समितियाँ होनी चाहिए, शिक्षा समितियाँ होनी चाहिए, जिसमें अध्यापकों को प्रतिनिधित्व दिया जाए। अध्यापक उसमें बाकायदा बैठे, अपनी बात बताए कि पाठ्यक्रम में कहाँ क्या कमियां हैं, इस पाठ्यक्रम में क्या ऐसा मैं डाल देता हूँ तो बच्चे का जो वैल्यू पावर है या जो उसका लर्निंग आउटकम है वो बेहतर हो जाएगा। कहने का मतलब जो ग्रास रूट मॉडल है, पाठ्यक्रम डेवलपमेंट का ग्रास रूट मॉडल, इसकी बात वो कहना चाह रहे थे। और अध्यापक को शामिल करने के पीछे सबसे बड़ा कारण उनका ये था कि एक अध्यापक ही डायरेक्ट बच्चे के रिलेशन में होता है, बच्चे के साथ रूबरू होता है, बच्चे की समस्याओं को समझता है। लेकिन दौर की बात है कि जब पाठ्यक्रम बनाए गए, खैर आजकल तो बहुत अच्छा इनोवेटिव काम किया जा रहा है कि अनेक अध्यापकों को बुला करके कंटेंट डेवलपमेंट में या पाठ्यक्रम डेवलपमेंट में उनको शामिल किया जा रहा है। ये अच्छी बात है। तो ये जो सुझाव था उनका बस इस बेस पे था, इसी बिहाफ पे था कि जब एक अध्यापक बैठ करके पाठ्यक्रम बनाएँगे, तो ज़ाहिर-सी बात है कि वह बच्चे के जो मानसिक लेवल है, बच्चे का जो समझने का तरीका है, उसी हिसाब से बनाएँगे। जो भी थियरियाँ होती हैं, वो कहीं और रिसर्च हुई रहती हैं, है ना? हमारे यहाँ तो रिसर्चर कौन है? हमारे यहाँ तो वो अध्यापक रिसर्च कर रहा है, जो क्लास में पढ़ा रहा है। तो जब वो पाठ्यक्रम में कोई चीज़ डालता है, तो वो बेहतर होता है। इसीलिए सुझाव दिया था उन्होंने कि पाठ्यक्रम का जो डिजाइनिंग है, जो उसकी प्रक्रिया है, उसका विकेंद्रीकरण कर दिया जाए। हर स्तर पे पाठ्यक्रम बनाने वाले लोग हों और उसमें अपनी क्षमता, अपनी जो मौलिकता है, अपनी योग्यता के अनुसार कुछ न कुछ ऐसा डालें जिससे बच्चा सीखे और उसके अंदर वैल्यू, जो मूल्य है, उसका विकास हो। एक अन्य सुझाव में उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक प्रचार माध्यमों के द्वारा एक ऐसा सामाजिक वातावरण बनाया जाए जो बाल केंद्रित हो। कहने का मतलब कि जो भी बातें करी जाएँ किसी भी माध्यम में, चाहे वो पाठ्यक्रम के डिज़ाइन में हो या किसी अन्य तरीके से, परीक्षाओं से संबंधित हो, तो हम वहाँ पे ज़रूर ये सोचें कि बच्चा कैसा सोचता है, बच्चा कैसा महसूस करता है, उसे प्रसार किया जाए, उसका प्रसार किया जाए, जिससे कि चूँकि इलेक्ट्रॉनिक माध्यम का प्रयोग इसलिए किया जा रहा है, क्योंकि होता क्या है कि सीमित संसाधनों में ये जो बातें होती हैं वो दूर तक फैल पाएँ, इसलिए इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के प्रयोग की बात उन्होंने कही थी। वो स्वयं, मैंने बताया था इसके पहले कि टर्निंग पॉइंट नाम से एक चैनल चला, एक प्रोग्राम चलता था टीवी पे, जिसमें वो स्वयं उपस्थित रह करके विज्ञान को सरल भाषा में सिखाने का काम करते थे। अन्य सुझावों में उन्होंने कहा कि शिक्षा दर्शन कार्यक्रम शुरू किया जाए। शिक्षा दर्शन कार्यक्रम के बारे में उन्होंने कहा कि शिक्षा से संबंधित जो बातें हैं, शिक्षा से संबंधित जो व्यूज़ हैं, जो नवाचार है, जो नई बातें निकल के आ रही हैं, उससे संबंधित प्रोग्राम बनाए जाएँ, उससे संबंधित प्रोग्राम को फैलाया जाए, लोग उसको देखें, समझें। अन्य सुझावों में उन्होंने बताया कि जो पाठ्य पुस्तकें हैं वो सरल भाषा में बनाई जाएँ। स्थानीय भाषा, सरल भाषा के साथ-साथ उन्होंने स्थानीय भाषा का ज़िक्र किया था, में बनाई जाएँ। जिससे क्या होगा कि बच्चा का जो भी, जैसे स्थानीय भाषा का देखिए क्या मतलब होता है। अगर हम पेड़-पौधों की बात कर रहे हैं, तो हम सरसों के पेड़ के पौधे की बात करें ना, हम यूकेलिप्टस के पौधे की पेड़ की बात करें, जो हमारे आस-पास अवेलेबल है। हम ऐसे पेड़-पौधों की बात ना करें जिसको बच्चे ने देखा नहीं है, ऐसे फूल की बात ना करें जिसको उसने देखा नहीं है ना? उनका कहने का तात्पर्य
यही था। एक बड़ी समस्या आती है जब आप हम लोग एक बार रिमेडियल टीचिंग के संदर्भ में सर्वे करने गए थे। रिमेडियल टीचिंग का प्रोग्राम चलता है हर साल। उसके बाद सर्वे किया जाता है कि जो बच्चों के साथ समस्याएँ आई वो क्या हैं। तो हम लोग जब सर्वे करने गए तो वहाँ पे बेसिकली विज्ञान पढ़ने के साथ-साथ बड़ी समस्या ये आ रही थी कि बच्चे जो शब्द है, जैसे हम ले लें कोशिका, कोशिका शब्द ले लें, तो बच्चा कोशिका शब्द कभी सुना ही नहीं होता है। वो क्या समझे कि कोशिका कैसे होती है, क्या होती है? तो कहने का मतलब कि जो वर्ड्स हैं, शब्द हैं, इसको सरलीकृत करके किताबें बनाई जाएँ, ऐसा प्रोफ़ेसर यशपाल जी का विचार था, ऐसा वो संस्तुत करते थे। ऐसी वो रिकमेंडेशन दिए हैं उन्होंने कि जिससे क्या होगा कि बच्चा आसानी से बातों को वो जानता है, बहुत सी बातें मौखिक रूप से वो जानता है। लेकिन चूँकि शब्द उसके नए आ जाते हैं तो उसको लगता है कि ये कुछ नई बात होगी। कई ऐसी बातें होती हैं तो उसको उसकी भाषा में, इसलिए हम कहते भी हैं कि मातृभाषा में शिक्षा हो। एक और सुझाव उन्होंने कहा कि विज्ञान में प्रयोग। देखिए विज्ञान ज़ाहिर-सी बात है कि करके सीखना से ही शुरू होता है। तो विज्ञान में जब प्रयोग नहीं होगा, करके सीखने का कार्यक्रम नहीं होगा, प्रोजेक्ट मेथड का इस्तेमाल नहीं होगा, तब तक विज्ञान की जो टीचिंग है, वो बेहतर नहीं होगी। उनका प्रयास ये था कि विज्ञान को सरल से सरल भाषा में सिखाया जाए, सरल से सरल वे में ऐसी गतिविधियों के माध्यम से या ऐसी क्रियाकलापों के माध्यम से विज्ञान सिखा दिया जाए कि पता भी ना चले कि आप सीख रहे थे, आप पढ़ रहे थे। इस तरह के सुझाव उन्होंने दिए थे, बच्चों का बर्डन जो था, बोझ था, उसे कम करने के लिए। सुझाव अनेक आते हैं, कई कमेटियाँ बनती हैं, सुझाव देती रहती हैं और सुझाव को ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है। लेकिन महत्वपूर्ण क्या है कि जो सुझाव दिए गए, वह सुझाव लागू कितने हो रहे हैं, उसका परिणाम क्या हुआ, उसका प्रतिफल क्या निकला। तो इसके बारे में आपको बता दूँ, बड़ा ही सकारात्मक व्यू रहा कि यशपाल समिति की रिकमेंडेशंस आईं, लोगों ने उसको पढ़ा, उसको देखा। उसी दौरान 2006 में इस चिल्ड्रेन स्कूल बैग एक्ट बनाया गया, जिसमें निश्चित किया गया कि प्रत्येक बच्चे का जितना वजन है, उस वजन के 10% से ज़्यादा का बैग का वजन नहीं होना चाहिए। ये निश्चित किया गया। साथ ही साथ आप जानते होंगे कि नो बैग स्कूल डे के तौर पे भी प्रक्रियाएं चलती हैं। कई तरह के स्कूलों में कार्यक्रम चलाए जाते हैं कि नो स्कूल, एक सप्ताह में एक दिन बैग लेके नहीं आना होता है। इसके साथ ही साथ MHRD ने निश्चित किया कि इसी संदर्भ में कि बस्ते का बोझ कम हो, इसी संदर्भ में कुछ रिकमेंडेशन MHRD ने, मानव संसाधन विकास मंत्रालय जिसे हम कहते हैं, ने निश्चित किया कि कक्षा 1 और 2 में कोई भी गृह कार्य नहीं दिया जाएगा। कक्षा 1 और 2 में जो बस्ते का वजन है वो 1.5 केजी से ज़्यादा नहीं होगा। कक्षा 3 और 5 में जो बस्ते का बैग है वो 2 से 3 केजी के बीच होना चाहिए। कक्षा 6-7 में जो बस्ते का वजन है वो 4 केजी का हो। कक्षा 8 और 9 में जो बस्ते का वजन है वो 4.5 केजी का होना चाहिए। कक्षा 10 तक जो बच्चे का वजन है, कक्षा 10 में जो बस्ते का वजन है वह 5 केजी हो। इस तरह से आप देख रहे हैं कि कुछ नियम, कानून, कायदे बनाए गए, ये अवेलेबल हैं। दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा कि जैसे ई-बस्ता योजना है, NCERT की हो चाहे हमारी SCERT संस्था ने भी सभी किताबों को ऑनलाइन मुहैया करा दी है। और यहाँ तक कि KBS के संस्थाओं में तो टैबलेट भी दिए जाते हैं कि बच्चा पूरी की पूरी किताब उसी पे पढ़े। तो इस तरह से कई प्रक्रियाएं चलाई गईं जिससे कि बस्ते का बोझ कम हो, समय-समय पर निर्देश दिए गए और आप समझ पाए होंगे कि किस तरह से, देखिए, एक रिकमेंडेशन आती है, किस तरह से इसका इतिहास रहा, कैसे रिकमेंडेशन आई, क्या-क्या रिकमेंडेशन आई और उसके क्या लाभ हुए, क्या परिणाम प्राप्त हुए। धन्यवाद।